हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आपके सामने हम प्रस्तुत हैं। आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे वो चैप्टर है बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का 9th चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, इस चैप्टर की एक खास बात है, इस चैप्टर को देखते ही बच्चे बहुत डर जाते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। इसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन बिलीव करिए, अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, इस चैप्टर से जुड़े हुए सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज सब आपके छूमंतर हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, बोर्ड्स के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडीज आते हैं। आपको अच्छे से अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आंसर देने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। हम कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर आपको इस वीडियो में कंप्लीट करके दिखाएं एंड आपको उससे हेल्प मिले ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो आज जिस चैप्टर की हम बात करेंगे वो है 9th चैप्टर आपके बिजनेस स्टडीज का, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आज इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नीड एंड इंपॉर्टेंस, या फिर आप रोल भी कह सकते हैं, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद 3 मेजर डिसीजंस ऑफ फाइनेंसिंग, या फिर आप फाइनेंसिंग डिसीजंस बोल सकते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी ये जो तीनों चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कि हम डिसीजन किस तरह से ले। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्लानिंग अलग है। चैप्टर में, टॉपिक में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो डिटेल में इस चीजों को समझेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, और फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद छोटा सा टॉपिक रह जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका भी हम आज इंट्रोडक्शन देंगे। लास्ट छोटी सी टॉपिक रह जाएगी जिसमें हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, ये 2 छोटे टॉपिक रह जाएंगे, उनको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आज इस चैप्टर में हम लोग इतने सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो पहला टॉपिक आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डेफिनेशन, यानी मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बच्चों, बिलीव करो, अगर इस डेफिनेशन को आपने अच्छे से समझ लिया, बिलीव करो, थोड़ा डेफिनेशन में हम टाइम ज्यादा लगाएंगे, अगर इस डेफिनेशन को आपने अच्छे से समझ लिया, बिलीव करिए पूरे चैप्टर की ये समरी है डेफिनेशन, और पूरा चैप्टर आपको लगभग क्लियर हो जाएगा। तो हम डिटेल में वर्ड बाय वर्ड एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम अंडरलाइन भी करेंगे और समझाएंगे भी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू इफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। बच्चों ध्यान देना, इफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ा था, उसको मैंने डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश की थी। वही सेम जो है कॉन्सेप्ट हम यहां पे भी अपनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। देखिए, जो वर्ड है इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब टू एक्वायर, टू एक्वायर का मतलब पाना या प्राप्त करना। लो, हिंदी में लिख देते हैं बच्चों, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है पर आप लोग कोशिश करिएगा कि समझ जाएं, हम कोशिश करेंगे समझाने की भी। एक्विजिशन का मतलब प्राप्त करना। क्या चीज प्राप्त करना? फाइनेंस। फाइनेंस यानी पैसा, मनी, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पैसा प्राप्त करना। अच्छा, पैसा प्राप्त करना काफी है, सही तरीके से इस तरह से पैसा प्राप्त करना कि उसमें हमारा सबसे बेहतर ढंग से उसको हम प्राप्त कर पाए, उसमें वेस्टेज ना हो। तो वो क्या कहलाएगा जहां वेस्टेज नहीं होती है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर या इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में मैंने वीडियो में बताया था। इफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? इफिशिएंट का मतलब कम समय में, ठीक है, या कम पैसे में, ठीक है। तो जब हम कम पैसे में काम करते हैं तो, या कम खर्च में काम करते हैं तो एफिशिएंट हो गया। तब यहां पे क्या हो गया? इट रिफर्स टू द एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला ही पार्ट क्या है कि हम पैसा प्राप्त कहां से करें और कैसे प्राप्त करें? एफिशिएंट वे में। तो हमने डेफिनेशन को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। पहला पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। अच्छा, पैसा प्राप्त कर लिया, उसके बाद पैसा प्राप्त करके उसको रखे रहेंगे?
नहीं, उस पैसे को अब हम लोग कंपनी में क्या करेंगे, फैक्ट्री में क्या करेंगे, यूनिट में क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। तो दूसरा क्या है, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन। अच्छा, यूटिलाइजेशन भी कैसा करना है, इफिशिएंट। याद रखना ये पूरा मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट में दो ही चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो यहां पे हम लोग इफिशियंसी की बात कर रहे हैं। तो यहां पे पहला क्या है, मैनेजमेंट रिफर्स टू इफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, दूसरा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। देखो यहां पे वर्ड है क्या, यूटिलाइजेशन। और यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यूज। ये जो पैसा आपने प्राप्त किया है, ये जो पैसा आपने लाया है, ये जो पैसा आपने एक्वायर किया, इसको यूज कैसे करें, तो ये क्या कहलाएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। अच्छा, आपने पैसा प्राप्त कर लिया, वेरी गुड। आपने पैसे को यूज कर लिया, वेरी गुड। इस पैसे को प्राप्त करके यूज करने के बाद आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट, मनी, पैसा, अर्निंग। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो पैसा आपके पास आया हुआ है, ये जो अर्निंग आपके पास आया हुआ है, इस पैसे को आप बांट लेंगे आपस में, शेयर होल्डर्स में, या फिर इस पैसे को हम बचा के रखें फ्यूचर के लिए, ये भी डिसाइड करना होता है। अब ये जो पैसा मेरा बचा हुआ है, इसको हम आपस में बांट ले, यानी डिस्पोज कर ले, या फिर शेयर होल्डर्स को हम लोग इसको एज ए डिविडेंड दे दें। तो ये सारी डिसीजन को हम क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पोजेबल डिसीजन। अच्छा, ये डिस्पोजेबल किस चीज का, सरप्लस। सरप्लस क्या है, किस चीज का सरप्लस, वही प्रॉफिट, मनी, यही चीज क्या है आपकी, सरप्लस है। तो यहां पे हमने क्या देखा है कि हम लोग तीन काम कर रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है, उसको प्राप्त कर रहे हैं, दूसरा उस पैसे को यूज कैसे कर रहे हैं, तीसरा उसके बाद जो पैसा मैंने कमाया है, सरप्लस कमाया है, इस पैसे को हम कैसे आपस में बांट रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं। इन तीनों डिसीजन को एक साथ हम इफिशिएंट वे में लेना चाहते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सब कर क्यों रहे हैं हम, ताकि हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग है वो स्मूथ तरीके से हो सके। यानी अब डेफिनेशन को अगर हमने देखा और तीन चीजों को, यूटिलाइजेशन, सॉरी पहला एक्विजिशन था, ये सीक्वेंस मत गड़बड़ होना बच्चा, पहला एक्विजिशन, दूसरा यूटिलाइजेशन, तीसरा डिस्पोजल करना। क्यों, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का। इन तीनों को जब हम एक साथ ले आते हैं तो बनता है डेफिनेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू द इफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। क्यों, फॉर द स्मूथ फंक्शन ऑफ द कंपनी या स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपनी। यहां पे समझ में आया आप लोग को, आई होप यहां पे डेफिनेशन तो क्लियर हो गया। अच्छा, इसी डेफिनेशन में आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जुड़ी हुई हैं, इसी डेफिनेशन में मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया था कि पैसा आएगा कहां से। अब पैसा दो जगह से आ सकता है, एक मालिक का पैसा यानी ओनर्स फंड, दूसरा बाहर से मैं पैसे लिया यानी बोरोड फंड। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, एक्विजिशन। तो एक्विजिशन में क्या चीजें आ गई, हम कौन सा पैसा यूज कर रहे हैं, ओनर्स फंड या बोरोड फंड। इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था ना, तो वही होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, पैसे को यूज कहां करें। अब यूज दो जगह हो सकता है, फिक्स्ड कैपिटल पे या वर्किंग कैपिटल पे। जो फिक्स्ड कैपिटल है, जो बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स हैं, प्लांट्स हैं और बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, या कैपिटल को बड़ी जगहों पे जहां हम लगा रहे हैं, इन सब से जो हम डिसीजन लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बस्टिंग भी बोला जाता है उसको। तो इसके रिगार्डिंग अगर डिसीजन लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। एंड लास्ट तीसरा हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पैसा है सरप्लस है, उस सरप्लस को हम लोग क्या करेंगे, आपस में बांट देंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिविडेंड डिसीजन। याद करो तीन तरह के डिसीजन होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो ये सब एक साथ इसी डेफिनेशन में देखो क्लियर हो गया। हमने बोला था डेफिनेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, पर पूरा चैप्टर की समरी इसी डेफिनेशन में है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी। ये रही डेफिनेशन। अब इसी डेफिनेशन के बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं इसका स्कोप क्या है, या तीसरा इंपॉर्टेंट एक चीज और पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या भूमिका है, क्यों जरूरी है, ये क्या काम करता है, ये सब भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा
रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एक एक करके देखिए, यहां पे आपके 5 पॉइंट है और लास्ट में कंक्लूजन है, तो इन 5 पॉइंट को हम एक एक करके समझेंगे। याद रखिएगा बच्चों, इसके वर्ड्स टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके ये जो हमने नोट्स लिखा हुआ है ना, ये बुलेट पॉइंट्स की तरह यूज करना अपने आंसर में, बिलीव मी नंबर पूरा मिलेगा। ओके, आते नेक्स्ट टॉपिक पे, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, साइज एंड कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया? साइज एंड कंपोजिशन का मतलब, अब यहां पे देखिए, साइज मतलब कितना ज्यादा दूर तक हम फिक्स्ड एसेट्स फैला रहे हैं, कितना फिक्स्ड एसेट्स है मेरा, उसका साइज क्या है। कंपोजिशन का मतलब हो गया फिक्स्ड एसेट्स किन किन चीजों से मिलकर बना है, मतलब उसमें लैंड कितना है, उसमें बिल्डिंग कितना है, उसमें मशीनरी कितना है, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने देखा ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने बताया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट किस चीज में? फिक्स्ड एसेट्स में। तो इस फिक्स्ड एसेट्स में कितना हम लोग कंपोजिशन रखेंगे, कितना साइज रखेंगे, ये हमारा कौन डिसाइड करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम सही तरीके से करें ताकि हम फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर फोकस कर सकें और बेहतर ढंग से समझ पाएं कि कौन सा फिक्स्ड कैपिटल का साइज और कंपोजिशन बेस्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अच्छा, अगर फिक्स्ड एसेट्स की बात करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए करंट एसेट्स भी तो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैश, इन्वेंट्रीज, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे हमारे करंट एसेट्स हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितना अमाउंट करंट एसेट्स में होना चाहिए, और उस करंट एसेट्स में स्टॉक, कंपोजिशन का मतलब वही हो गया, स्टॉक कितना होगा, कैश कितना होगा, बिल्स रिसीवेबल कितना होगा, अदर करंट एसेट्स कितने होंगे। तो उन सब का भी अमाउंट और कंपोजिशन डिसाइड करता है कौन? हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाए। उसके बाद लास्ट, ये जो पैसा आ रहा है फर्म में, देखो ये फाइनेंसिंग डिसीजन से जुड़ा हुआ है, ये दो तरह से आएगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना लॉन्ग टर्म होना चाहिए और कितना शॉर्ट टर्म होना चाहिए फंड्स, लॉन्ग टर्म में कितना फंड्स आएगा, शॉर्ट टर्म में कितना फंड्स आएगा, ये भी तो डिसाइड करना है हमको। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी आपने डेफिनेशन पढ़ा है, तो उससे ये भी क्लियर हो रहा है कि हमारी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कैसे होगी, कितनी होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है हमारी फर्म के लिए। इसीलिए ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्रेकअप ऑफ फाइनेंस इनटू डेप्थ एंड इक्विटी। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेप्थ एंड इक्विटी। डेप्थ का मतलब बोरोड फंड, डेप्थ का मतलब जो बाहर से पैसा लिया गया, डेप्थ का मतलब कर्ज, इक्विटी का मतलब मालिक का पैसा, इक्विटी का मतलब ओनर्स फंड। अब जो हमारा फर्म है उसका जो पूरा कैपिटल है, उस कैपिटल में आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का मिक्सचर होता है, डेप्थ भी होता है और इक्विटी भी होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डिसाइड करने में बहुत मदद करता है कि मेरे पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेप्थ और कितना इक्विटी होगा। मान लो मेरा कैपिटल है 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ रुपए में से मेरा ओनर्स फंड कितना है, मेरा बोरोड फंड कितना है, इन दोनों का रेशियो यानी जिसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो भी कौन डिसाइड करता है? मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर का, ज्यादा ढंग से और डीप में समझेंगे। एट लास्ट, आपको पता है आपके अकाउंटेंसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा होगा। उसमें मेनली कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम्स। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन चीजों के अलावा जो आपने ऊपर पढ़ा हुआ है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इस अकाउंट में जो आने वाली चीजें हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, उनका कितना रेशियो है, उनका कितना इफेक्ट है, तो उसको भी हम लोग डिसाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, हमारे आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने हैं, डेप्रिसिएशन हुआ, वेजेस हुआ, सैलरी हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, सब इसमें आ गया। ठीक है। अच्छा, ये 5 पॉइंट पढ़ने के बाद क्या समझ में आया इसके इंपॉर्टेंस के बारे में? क्या हम कह सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला बच्चा कि किसी भी कंपनी में उसका सक्सेस और फेलियर पूरी तरीके से निर्भर करता है उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, सक्सेस एंड फेलियर डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज कंक्लूजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आ सकता है? हाउ यू कैन से अ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यही है टॉपिक, यही आंसर है। यहाँ पर और भी क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंप्रूव द हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ का मतलब क्या हुआ? हेल्थ का मतलब यही सारी चीजें हैं। इफिशिएंट डिसीजन, अच्छे से डिसीजन लेंगे तो कंपनी अच्छे से काम करेगी, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, और जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है उसकी हेल्थ
अच्छी मानी जाती है। तो हम कह सकते हैं द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिसाइड द फेलियर एंड सक्सेस एंड इट ऑल्सो इंप्रूव द हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आई थिंक यहां तक ये टॉपिक क्लियर हो गया। रोल, इंपॉर्टेंस, स्कोप, तीनों चीज में सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। या फिर अदर इस तरह से घुमा के क्वेश्चन आएगा कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप यहां पे आंसर पॉइंट में लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यहां रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक जो आपस में पढ़ने का डिसाइड किया है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बड़ा मजेदार टॉपिक है। बच्चों एक बात बताएं, ध्यान से सुनना, इस टॉपिक को डीप में समझना। आपके बुक से थोड़ा सा हम एक कदम आगे बढ़ के समझाएंगे। सपोज करिए आप एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं और उस कंपनी के सीईओ हैं, तो आपका सबसे मेन मकसद क्या होगा? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे पैसा कमाना, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अच्छे प्रोडक्ट बनाना, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अपने एनवायरनमेंट को बेहतर करना। पर याद रखना ये सब चीजें बाद की होती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन मकसद, सबसे इंपॉर्टेंट मकसद, सबसे फोरमोस्ट उसका जो मकसद होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को बढ़ाना। यानी कि देखो बहुत मोटा मोटा मैंने लिखा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किसका? हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, शेयर होल्डर कौन होते हैं कंपनी के? शेयर होल्डर होते कौन है? शेयर होल्डर्स आर ओनर्स। ओनर कौन? मालिक। मालिक कौन? जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूं तो मेरा मकसद क्या है? मैं क्या चाहता हूं कि मैंने जो पैसा लगाया वो पैसा बढ़ जाए, और इसके लिए मैंने कंपनी में किसको रखा हुआ है? सीईओ को, या फिर डायरेक्टर्स को, या फिर जो उसमें ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो उन लोग का मेन मकसद क्या है? मालिक के पैसे को बढ़ाना। तो मालिक का पैसा कब बढ़ेगा? जब उनका शेयर होल्डर का वैल्यू बढ़ेगा, उनके शेयर की प्राइस बढ़ेगी, और इसी शेयर के प्राइस को बढ़ना, इसी शेयर के प्राइस का इंक्रीज होना कहलाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, किसका? इक्विटी शेयर का। अब आपके मन में आएगा सर इक्विटी शेयर ही क्यों, प्रेफरेंस शेयर क्यों नहीं? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, दो तरह के शेयर होल्डर हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। याद रखिएगा इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा एकदम लास्ट में मिलता है। यानी कि अगर मैं इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूं तो प्रेफरेंस शेयर अपने आप उसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो इक्विटी शेयर का मतलब प्रेफरेंस को देने के बाद ही तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास हम जाएंगे। तो यहां पे आंसर आता है तो मेन मकसद क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या फिर इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। अब आपके मन में आएगा सर और सारे ऑब्जेक्टिव्स नहीं है क्या? हैं, और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन अगर इस ऑब्जेक्टिव को आप फुलफिल करेंगे यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करेंगे तो अदर ऑब्जेक्टिव अपने आप उसके अंदर आ जाएगी। अब यहां सवाल उठता है सर अदर ऑब्जेक्टिव कौन कौन? तो अदर ऑब्जेक्टिव पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अच्छा एक बात बताओ, शेयर होल्डर पैसा कब पाएगा, उसकी वैल्यू कब बढ़ेगी? जब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। अगर मैंने सोच लिया कि मालिक को पैसा सबसे ज्यादा देना है तो मालिक के पास तो पैसा आखिरी में पहुंचेगा ना। अब मालिक के पास पैसा पहुंचेगा या उसकी कीमत बढ़ेगी या उसका शेयर होल्डर का जो शेयर है उसकी प्राइस बढ़ेगी कब? जब कंपनी ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर रही है और बेहतर प्रॉफिट दिखा रही है। तो अगर शेयर होल्डर के बारे में सोचेंगे तो प्रॉफिट तो अपने आप उसके अंदर आ जाएगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा, जब हमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सोचा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसके अंदर अपने आप आ गया। सेकंड, मेंटेनिंग द लिक्विडिटी। कंपनी को चलाने के लिए हमेशा उसके पास लिक्विड कैश होना जरूरी है, और लिक्विड कैश है तो कंपनी की वर्किंग अच्छी होगी। अगर कंपनी की वर्किंग अच्छी है तो कंपनी का अपने आप क्या होगा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जो कंपनी के पास पैसा है, चाहे वो ओनर्स फंड हो चाहे बोरोड फंड हो, मालिक का पैसा जब बेहतर ढंग से यूटिलाइज करेंगे तो अपने आप कंपनी को प्रॉफिट होगी, और प्रॉफिट होगी तो शेयर होल्डर का पैसा बढ़ेगा। लास्ट जो मेरे क्रेडिटर्स, अच्छा ये क्रेडिटर्स तो सबसे खतरनाक है, इनको अपना पैसा चाहिए ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, आप प्रॉफिट कमाइए चाहे मत कमाइए। तो हमने उसको बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए हैं, भैया आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, आपको पैसा पे करेंगे, आपको इतने टाइम पे आपका पेमेंट मिल जाएगा। हम बहुत सारे वादे करते हैं और इन सब वादों को पूरा करने के लिए आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। इन सब वादों को पूरा करने के लिए आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। इन सब वादों को पूरा करने के लिए आपके फंड का बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और ये सब काम करेंगे तो आप क्रेडिटर्स का भी पैसा समय पे दे पाएंगे। क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया, उसके बाद बचा जो भी, तभी तो हम शेयर होल्डर को देंगे, पहले प्रेफरेंस एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर। इसका मतलब सबसे मेन मकसद क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। एंड उसके अलावा ये चार और हैं, इसमें आप कहलाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड कमिटमेंट्स टुवर्ड्स क्रेडिटर्स। जो आपने
क्रेडिटर्स के लिए कमिटमेंट्स किया है उसको टाइम पे मीट करना। अब बच्चों देखो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव अपने आप पूरे हो जाएंगे जब आपकी कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मेन मोटिव होगा। आई थिंक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया आप लोग को। अगर हो गया हो तो यस जरूर लिखिएगा कमेंट में, और कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। ये टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इसको जल्दी खत्म करना है तो हम इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं सर जब शॉर्ट इतना लंबा है तो लॉन्ग कितना लंबा होगा। बिलीव करिए सबसे मजेदार टॉपिक है ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये एक चैप्टर अभी 12th में है ना, जब आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो ये पूरा सब्जेक्ट होता है बच्चों। एक एक चीज एक एक वर्ड इसके में बहुत एक चैप्टर की तरह अपने आप में है। यहाँ एक इंट्रोडक्शन ले लीजिए, जब आगे पढ़ेंगे तो हम और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो आई थिंक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गया आप लोग का। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बोल नहीं रहे आप लोग। नेक्स्ट अब हमने बताया था, देखिए अब हमने आप लोगों को बताया था कि 3 तरह के डिसीजन होते हैं। आपने जब डेफिनेशन पढ़ा होगा तो 3 तरह के डिसीजन थे, बेटर एक्विजिशन, बेटर यूटिलाइजेशन एंड बेटर डिस्पोजल। तो ये तीनों डिसीजन एक साथ कहलाते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। यानी कोई कर पूछेगा व्हाट आर द फाइनेंशियल डिसीजंस तो हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन एंड हमारा लास्ट में डिविडेंड डिसीजन। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बात इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। अच्छा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लोग कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। कैपिटल बजटिंग यानी कि हमारा फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर पैसे का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग का मेन मकसद क्या है कि हमारी कंपनी का जो भी पैसा है वो हम लोग यूटिलाइजेशन की बात कर रहा हूं बच्चों, यूज करेंगे। तो यूटिलाइजेशन में वर्किंग कैपिटल है और फिक्स्ड कैपिटल है। कैपिटल बस्टिंग केवल फिक्स्ड कैपिटल के लिए कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा, केवल फिक्स्ड कैपिटल के लिए। तो जब भी हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तो यहां पे सवाल उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसका मतलब डिसीजन रिगार्डिंग द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इन फिक्स्ड कैपिटल, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। तो हम लोग कंपनी के फिक्स्ड कैपिटल को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तब यहां सवाल उठता है इससे क्या होगा, क्यों। याद रखिएगा आपके फिक्स्ड कैपिटल लंबे समय के लिए कंपनी में काम करते हैं, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया गया है वो कितना इफिशिएंट है। अगर आपने इफिशिएंटली डिसीजन नहीं लिया बच्चों, बिलीव करिए आपने अपने पैसे का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं किया और फर्म के लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, लॉन्ग टर्म कंपनी के बेनिफिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर तरीके से कैपिटल बस्टिंग करें, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इज इन्वॉल्व। आपको पता है फिक्स्ड कैपिटल ऐसा तो है नहीं हमने 100, 50, 1000, 2000 आपने लगा दिया, यहां पे करोड़ों की बातें होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने बहुत पैसा लगाया, एक पूरा प्लांट लगा दिया, उसमें कई 1000 करोड़ लग गए, कई 100 करोड़ लग गए, अब ये बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया बच्चों, बिलीव करिए ये बहुत बड़ा लॉस होगा, एक बर्डन हो जाएगा आपकी कंपनी में। तो इसमें बहुत बड़े अमाउंट में पैसा इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इस डिसीजन को बहुत ढंग से सोच समझ के लेना चाहिए। इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू प्रॉपर कैपिटल बस्टिंग। लास्ट, रिस्क इन्वॉल्व। अच्छा, इतना पैसा, अभी तो मैंने बताया कि बहुत पैसा लगता है, जितना ज्यादा पैसा उतना बड़ा रिस्क। अगर कोई गलत डिसीजन आपने ले लिया, बिलीव करिए पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। और अगर पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, अगर आपको पता चला बीच में कि अरे इस डिसीजन को नहीं लेना चाहिए, तो आप बहुत जल्दी इस डिसीजन को रिवर्स भी नहीं कर सकते। देखिए इररिवर्सिबल डिसीजन, बहुत पैसा लग गया, बहुत सारे डिसीजन। ऐसा नहीं कि हम समोसा खाने की दुकान में बैठे हैं और सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। यहां बहुत बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, कितना अमाउंट का पैसा आएगा, कितना हम विदेशों से मशीन्स ले आएंगे, कितना बड़ा लैंड हम एक्वायर करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेजर डिसीजंस होते हैं। अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो इसको रिवर्स भी करना बहुत आसान नहीं होता है। पहले तो रिवर्स नहीं कर पाएंगे, और अगर करना भी चाहा आपने और करेंगे भी तो एक बहुत बड़ा लॉस होगा फर्म को। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैपिटल बजटिंग का डिसीजन बहुत सोच समझ के लिए। इनको फिर से एक बार हम समराइज करेंगे। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, इसमें रिस्क भी है, और ये डिसीजन जल्दी हम लोग रिवर्स भी नहीं कर सकते। तो यहां पे सवाल उठता है कि हमारा स्कोप और इंपॉर्टेंस क्या है, तो आंसर इज आपके सामने 4 पॉइंट्स में है। नेक्स्ट, सर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो हम किन बातों का ध्यान रखें ये डिसीजन लेने से पहले, किन बातों का ध्यान रखें कि ये डिसीजन सही है या गलत है, या इस डिसीजन को देखने के लिए हम किन बातों का ध्यान रखें। तो यहां पे आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये निर्धारित करेंगे कि हम कितना पैसा कैपिटल बस्टिंग में इन्वॉल्व करें।
तो यहां पे सवाल उठता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। आपने कैपिटल बजटिंग में एक प्रोजेक्ट चुन लिया है, प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहे हैं, आपने पैसा लगाने के बारे में सोच लिया। सपोज करो कि आपने एक बहुत बड़ी मशीनरी या फिर यूनिट लगा लिया है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लिया है, उसमें लग गया आपका से 40 करोड़ रुपए। उस 40 करोड़ में आप लोगों ने 40 अलग अलग 1-1 करोड़ की मशीनरी ले आई है। अब उस मशीन को चलाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है। तो क्या आपकी कंपनी के पास इतना कैश फ्लो है? कैन योर कंपनी जनरेट इनफ कैश फ्लो टू टेक इट्स प्रोजेक्ट? अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए क्या उसके पास इनफ कैश फ्लो है? अगर आपने सोचा कि आपने बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगा ली हैं, अब मशीन तो आ गई पर उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उसको ऑयल नहीं दे पा रहे हैं, उसको आप लोग ईंधन नहीं दे पा रहे हैं, फ्यूल नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या फायदा है ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने का? तो आपका कैश फ्लो भी बताता है कि आपको डिसीजन कैसा लेना चाहिए और किस तरह के प्रोडक्ट में आपको डिसीजन लेना है, पैसा लगाना है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए आपके पास 2 प्रोजेक्ट है, एक आपको दे रहा है 15%, एक आपको दे रहा है 13%। आप बताइए पैसा कहां लगाना चाहेंगे? बट ऑब्वियस है 15% पे। क्यों? क्योंकि आपका जो रिटर्न है, जो आपने पैसा लगाया है, वो आपको दे रहा है पैसा 2% ज्यादा, एक 13 एक 15, तो हम 15% लेना चाहेंगे ना। अब एक चीज और, अच्छा 15% दे रहा है तो एक चीज का और ध्यान रखिएगा, एक 15% दे रहा है, एक 13% दे रहा है, पर 15% कितने टाइम में दे रहा है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है। देखिए वो चीज यहां पे तो नहीं रखी गई है, लेकिन हम बता दे रहे हैं, टाइम एंड रेट ऑफ रिटर्न या फिर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप कितना % उसका पा रहे हैं, पैसा कितने समय में पा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन। इसीलिए हम लोग इस बातों का ध्यान रखेंगे। किन बातों का ध्यान रखेंगे? कैश फ्लो है आपके पास, दूसरा किन बातों का ध्यान रखेंगे कि मेरा कितना पैसा रिटर्न हो रहा है, कितने टाइम में, और तीसरा हमारे क्राइटेरिया की बात करें। ये क्राइटेरिया क्या है? ये क्राइटेरिया का मतलब हम अदर चीजों की बात कर सकते हैं। आपके पास लेबर कितने हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी कौन सी है, आप कौन कौन से इनपुट्स लगा रहे हैं, आप मशीनरी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके फिक्स्ड कैपिटल में इन्वॉल्व होती है कि आपने कितना पैसा, कितना लेबर, इन सब का भी ध्यान रखना तो जरूरी है। तो ये चीजें आगे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में। आपके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब कैसा लेबर है, कितना लेबर है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कितना इनपुट यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी काफी इफेक्ट करती हैं आपके डिसीजंस को। तो यहां पे सवाल उठता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैश फ्लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ओके, तो ये रहा हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आते हैं नेक्स्ट डिसीजन के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट डिसीजन है बच्चों, वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। हम मानते हैं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर बिलीव मी एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, लास्ट तक जरूर देखना। यहां तक अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट्स में बताइए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यस कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के ऊपर। अच्छा, फाइनेंसिंग डिसीजन याद है आप लोग को? मैंने डेफिनेशन पढ़ाया था तब बताया था। फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करने का मतलब पैसा कहां से आया। अब फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब कि मेरी कंपनी में जो पैसा या फंड आ रहा है वो ओनर्स फंड होगा कि बोरोड फंड होगा। अगर ओनर्स फंड होगा तो कितना ओनर्स फंड होगा, बोरोड फंड होगा तो कितना बोरोड फंड होगा, कितना ओनर्स फंड और बोरोड फंड हम अपने कैपिटल में ला रहे हैं, कहां से पैसा प्राप्त कर रहे हैं, ओनर्स फंड से कितना प्राप्त कर रहे हैं और बोरोड फंड से कितना प्राप्त कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये तय करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमारे पास ओनर्स फंड कितना होना चाहिए और बोरोड फंड कितना होना चाहिए। तो अब यहां पे सबसे पहले कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आपने ओनर्स फंड या बोरोड फंड जब भी आपने अप्लाई किया है, उसको लेने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो हमेशा ओनर्स फंड, बोरोड फंड में कुछ ना कुछ पैसा लगता है, कुछ ना कुछ कॉस्ट आता है। तो एज ए प्रॉपर बिजनेसमैन, एज ए गुड बिजनेसमैन, आप क्या चाहेंगे कि हम वो फाइनेंसिंग डिसीजन ले जिसमें मेरा कॉस्ट मिनिमम हो जाए, प्रिफर मिनिमम कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे? प्रिफर मिनिमम कॉस्ट, यानी जिसमें हमारा कम कॉस्ट लग रहा है वो हमको डिसीजन लेना चाहिए। तो कौन सा फैक्टर्स है? आपका कॉस्ट। दूसरा रिस्क। अच्छा, रिस्क कैसा होना चाहिए? लोग कहते हैं मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। अब यहां सवाल उठता है, सर मोर रिस्क मोर प्रॉफिट मतलब बहुत सारा रिस्क ले ले, ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें डूबने का भी चांस है। ठीक है सर, रिस्क नहीं लेंगे तो रिस्क नहीं लोगे तो रिटर्न बहुत धीरे मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। सर क्या करें अब हम? आप ज्यादा भी नहीं लेने के लिए कह रहे हो, कम लेने के लिए भी नहीं कह रहे हो रिस्क, तो करें क्या? तो हम क्या करेंगे? मॉडरेट रिस्क।
ऐसे रिस्क लेना है जिसमें हमको इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी रिस्क इतनी भी ज्यादा ना हो जाए कि पैसा डूब जाए, इतना भी कम ना हो जाए कि पैसा ही ना मिले। तो यू हैव टू डू समथिंग टू गेट अ मॉडरेट रिस्क। थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी ठीक है, पर बहुत ज्यादा नहीं, और पूरी तरीके से एकदम डर के मारे बैठ जाना भी ठीक नहीं है। तो याद रखिएगा, आप कैसा फाइनेंशियल डिसीजन में क्या करेंगे, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड में देखेंगे रिस्क इन्वॉल्वमेंट। थोड़ा बहुत दोनों का रिस्क है, थोड़ा बहुत दोनों में फायदा है, तो दोनों को मिक्स करके हम इस तरह से डिसीजन लेंगे कि हमारा डिसीजन मॉडरेट रिस्क में आ जाए। नेक्स्ट कैश फ्लो पोजीशन। अच्छा देख लीजिए कैश फ्लो पोजीशन क्या है। अगर ओनर्स फंड है तो आपको कमिटमेंट ज्यादा नहीं है, आपको ज्यादा पैसा पे नहीं करना है, आपको वापस करने का बहुत बोझ नहीं है, तो कम कैश फ्लो पोजीशन है तो ओनर्स फंड में जाइए। लेकिन आपके पास कैश फ्लो ठीक है, अच्छा खासा कैश फ्लो है, तो आप क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट पे कर देंगे, मेरे पास कैश बहुत सारा पड़ा है, हम टाइम से पैसा वापस कर देंगे, मेरे पास कैश बहुत पड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, बोरोड फंड। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, केस स्टडी आएगा, कंपनी पैसा लेना चाहती है, उसके पास कैश फ्लो पोजीशन कम है, वो क्या करे, तो कैश फ्लो पोजीशन कम है तो क्या करेगा, ओनर्स फंड। कैश फ्लो पोजीशन ज्यादा है तो क्या करेगा, बोरोड फंड के लिए जा सकता है। क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट कंट्रोल कंसिडरेशन। अच्छा ये बड़ा मजेदार टॉपिक है। कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ। अच्छा कंपनी को कंट्रोल कौन करते हैं, यस शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर कंट्रोल कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर कैसे कंट्रोल करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। क्यों डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स और पावर्स है। लेकिन ऑन द अदर हैंड डिबेंचर होल्डर क्या करते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। डिबेंचर होल्डर क्या करते हैं, वो केवल अपना इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहते कंट्रोल को डाइल्यूट कर दें, कोई बात नहीं, ज्यादा शेयर होल्डर आ जाइए, कंट्रोल आप भी करिए हम भी करें। आपको कंट्रोलिंग शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं है, गो फॉर द ओनर्स फंड। लेकिन आप चाहते नहीं कंपनी पूरी तरीके से मेरे हाथ में रहे, हम अपने कंट्रोल को नहीं चेंज करना चाहते हैं, भले मुझे इंटरेस्ट ज्यादा पे करना हो, आप क्या करेंगे, बोरोड फंड। तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया, कंट्रोल कंसिडरेशन, कब हम ओनर्स फंड के लिए जाएंगे, कब हम बोरोड फंड के लिए जाएंगे। अगर आप कंट्रोल डाइल्यूट करना चाहते हैं, गो फॉर द ओनर्स फंड, बट इफ यू डोंट वांट टू शेयर योर कंट्रोल, गो फॉर द बोरोड फंड। नेक्स्ट फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट क्या है बच्चों, जब भी हम शेयर या डिबेंचर इशू करते हैं तो याद रखिएगा, इन वर्ड्स को यूज करिएगा, हमारा अंडरराइटिंग कमीशन, प्रोस्पेक्टस का पैसा, इशू कॉस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो शेयर या डिबेंचर्स को मार्केट में इशू करने से पहले लगते हैं। इन पैसों को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। शेयर्स में फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अगर आपके फ्लोटेशन कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा है तो आप डिबेंचर में चले जाओ, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट आपका कम लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, मैनेजेबल है, गो फॉर द ओनर्स फंड। तो आई थिंक फ्लोटेशन कॉस्ट क्लियर हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, प्रोस्पेक्टस इशूइंग हो गया, और सारी चीजें एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे हमारे फ्लोटेशन कॉस्ट में आते हैं। तो इफ यू कैन बियर फ्लोटेशन कॉस्ट, गो फॉर द ओनर फंड। इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज वेरी हाई, गो फॉर द बोरोड फंड। उसमें भी फ्लोटेशन कॉस्ट है लेकिन कम है, ठीक है। नेक्स्ट फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा किसी फर्म में हमारे बहुत ज्यादा ऑपरेशंस में पैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा ऑपरेशंस में पैसा लग रहा है, तो हमारा सारा पैसा तो कंपनी को चलाने में चला जा रहा है, तो क्या हम इंटरेस्ट ज्यादा पे कर पाएंगे, क्या हम जो क्रेडिटर्स हैं या जिनसे पैसा लिए उसको हम हर समय पैसा देंगे तो मेरे पास पैसा कम पड़ जाएगा, हम नहीं दे पाएंगे। ऐसी कंडीशन में आप ओनर्स फंड में जाइए। क्यों, क्योंकि आपको ओनर्स को पैसा देना कंपलसरी नहीं है, ऑब्लिगेशंस नहीं है, लेकिन बोरोड फंड में कंपलसरी है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, ऐसी कंडीशन में हम लोग आराम से क्या करेंगे कि हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो हम ओनर्स फंड में जाएंगे, लेकिन ऑपरेशंस में ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है तो हम कहां जाएंगे, हम बोरोड फंड में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो कैपिटल मार्केट में 4 स्टेटस होती हैं, ठीक है। पहला आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, मैं यहां बना के दिखा देता हूं, ये रहा मान लो ये ग्राफ। अब मार्केट देखिए जब ऊपर होता है इसको बोलते हैं बूम कंडीशन, यानी मार्केट बहुत तेजी से बहुत हाई जा रहा है, और ये मार्केट का नीचे का कंडीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। ये इकोनॉमिक्स में भी कहीं कहीं यूज किया गया है, ठीक है। ये मार्केट नीचे गिर रहा है, ये मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, और यहां मार्केट इन्फ्लेशन पे है, ये डिफ्लेशन पे है। तो मार्केट ऐसे चलता है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे फिर ऊपर, तो मार्केट इस तरह से साइकिल को मेंटेन करता है। ये जो ऊपर वाली कंडीशन है इस लाइन की, यहां मार्केट को मानते हैं मार्केट इज इन गुड कंडीशन। ऐसी कंडीशन में बहुत जल्दी हमारा शेयर इशू हो जाता है, तुरंत आप मार्केट में जाएंगे, शेयर इशू करेंगे, पब्लिक आएगी, आपका शेयर सब्सक्राइब कर देगी। लेकिन मार्केट अगर खराब कंडीशन में, तो लोग पैसा लगाने से डरते हैं,
और पैसा लगाने से डरते हैं तो वो शेयर में पैसा नहीं लगाएंगे। वो अपने आप को सेफ करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम सेफ रहें, हम पैसे के साथ रिस्क नहीं ले सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? बोरोड फंड में जाएंगे। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया फाइनेंसिंग डिसीजन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। हम थोड़ा पानी पी लें। चलिए तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। यहाँ पे हमारा खत्म होता है फाइनेंसिंग डिसीजन एंड नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं डिविडेंड डिसीजन। बच्चों डिविडेंड क्या होता है? व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज शेयर्ड अमंग्स शेयर होल्डर्स। मतलब क्या है? कंपनी ने ढेर सारा प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट का हिस्सा जो हम लोग शेयर होल्डर्स को देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अब हम इस प्रॉफिट का हिस्सा कितना डिविडेंड के तौर पे बांटे और कितना रिटेन्ड अर्निंग यानी कि बचा के रखा हुआ पैसा रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे रखे, यानी प्रॉफिट का कितना हिस्सा हमको बांट देना चाहिए, कितना बचा के रख देना चाहिए, इसके ऊपर जब हम डिसीजंस लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन का डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजन का मतलब हमारे प्रॉफिट का हिस्सा हमको कितना बांटना है और कितना बचा के रखना है, इसके ऊपर डिसीजन लेना। तो यहाँ कौन कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए आपके बुक में ये 11 फैक्टर्स है। तो 11 फैक्टर्स है, बहुत लेंदी आपको लग रहा होगा लेकिन हम शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे, जल्दी खत्म होगा। पहले अर्निंग, सीधी सी बात है, प्रॉफिट की अगर बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट मतलब अर्निंग तो हुआ। कंपनी की अर्निंग ज्यादा है, मोर डिविडेंड, कम अर्निंग लेस डिविडेंड। यही ना, हमको यही डिसाइड करना है ना कि डिविडेंड कम देना है कि ज्यादा। अर्निंग देख लीजिए, अर्निंग ज्यादा मोर अर्निंग मोर डिविडेंड, लेस अर्निंग लेस डिविडेंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। देखिए अर्निंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग दो अलग चीजें हैं। अर्निंग का मतलब मैंने कितना कमाया, स्टेबिलिटी का मतलब हम पिछले कई सालों की अर्निंग देखेंगे कि हमारी अर्निंग एक जैसी हो रही है या फिर बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। कभी बहुत ज्यादा अर्निंग हो गई, कभी बहुत कम अर्निंग हो गई, कभी लॉस हो गई, कभी ठीक ठाक अर्निंग हो गई, तो ये होते हैं अनस्टेबल अर्निंग। लेकिन अगर कंपनी लगभग एक जैसा अर्निंग कर रही है तो इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी इन अर्निंग। अगर कंपनी की स्टेबिलिटी अर्निंग में है तब वो एक तरह से कहीं ना कहीं मन में सिक्योर है कि हमारी अर्निंग ठीक ठाक है, हम डिसीजन ले सकते हैं कि हम इतना % डिविडेंड देंगे। लेकिन कंपनी श्योर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि कभी हम बहुत ज्यादा कमा लेंगे कि बहुत कम कमा लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में काफी सोच समझ कर उसको डिसीजन लेना चाहिए कि हम ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करें या कम डिविडेंड डिक्लेयर करें। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी की कैश फ्लो है बहुत ज्यादा, अच्छा कैश उसके पास है। बहुत सारी कंपनी अपने पास बहुत सारा कैश बचा के रखती है। फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी बहुत सारा कैश बचा के रखती है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारे नई नई जगहों पे पैसा लगाना होता है। यहां पे हम टॉपिक में बात करेंगे कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी को बहुत सारे पैसा का यूज करना है, बहुत सारे पैसे का हम लोग पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को। अगर कंपनी की कैश फ्लो अच्छी है, गुड कैश फ्लो है, तो कोई बात नहीं, अच्छी कैश फ्लो, डिविडेंड ज्यादा दे दो, मोर डिविडेंड। पर कैश फ्लो बहुत कम है, कंपनी प्रॉफिट में तो है पर कैश में उसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसको कम डिविडेंड पे करना चाहिए। याद रखिएगा ये सारे टॉपिक्स में आपको मेन फोकस यही करना है कि ज्यादा पे करें कि कम पे करें। तो वो कैसे डिसाइड करेगा इसको हम लोग अभी बताते हैं। नेक्स्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मैंने अभी तो बताया कि एप्पल कंपनी है और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जियो है, ये बहुत ज्यादा कैश रखती हैं अपने पास। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी के पास बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है या उसको दिखता है कि मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए उसको ढेर सारा कैश चाहिए। तो अगर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो हम डिविडेंड नहीं दे सकते बहुत ज्यादा, डिविडेंड में दे देंगे पैसा तो फिर अपॉर्चुनिटीज का फायदा कैसे उठाएंगे? तो मोर अपॉर्चुनिटी लेस डिविडेंड पेमेंट, इफ लेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मोर डिविडेंड पेमेंट। आई थिंक क्लियर है ये? अगर क्लियर है तो यस लिख दीजिए। स्टेबिलिटी इन डिविडेंड, ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर होता है कि अगर कंपनी चाहती है कि मेरे शेयर होल्डर खुश रहें और वो हमेशा हर रेगुलर इंटरवल पे अगर डिविडेंड पे करती है तो उसको मेंटेन करने के लिए कंपनी को डिविडेंड की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमेशा डिविडेंड पे करना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कंपनी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो वो डिसीजन कम पेमेंट का भी कर सकती है। लेकिन गुड एंड रेपुटेड कंपनी, पुरानी कंपनियां, अच्छी कंपनियां हमेशा डिविडेंड की स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना चाहती है, उससे गुडविल भी अच्छा बनता है कंपनी का। नेक्स्ट प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। अच्छा देखिए कंपनी में अलग अलग तरह के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। देखिए ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है बच्चों, ये प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर है, कंफ्यूज मत होइएगा।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर है। यहां पे प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर का मतलब आपके शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कंपनी में। अगर नए हैं लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, यूथ है, तो वो क्या चाहेगी, वो रिस्क लेती है। यंगस्टर यूथ रिस्क लेती है तो सोचती है कि हमको आज कम पैसा तो चलेगा पर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पे जाए। तो यंग एंड एडवेंचरस अगर हमारे शेयर होल्डर हैं तो उनका प्रेफरेंस क्या है, रिस्क। लेकिन अगर आपके पास थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के, थोड़े कम रिस्क लेने वाले लोग हैं तो वो लोग क्या चाहते हैं, भैया कम पैसा लगाओ, कम रिस्क लो, लेकिन मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे मेरा पैसा मुझे टाइम से मिल जाना चाहिए। तो अगर ये प्रेफरेंस है तो आपके पास देखना होगा कि आपके शेयर होल्डर क्या चाहते हैं। जैसा आपके शेयर होल्डर चाहेंगे आपको उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना पड़ेगा। टैक्सेशन पॉलिसी, ये बड़ा खतरनाक है। अगर सरकार ने टैक्स लगाया है तो ये डायरेक्टली आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है। बहुत डीप में जाकर के अगर आप समझेंगे तो इसके ऊपर बहुत कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स है, लेकिन सिंपल तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जब कंपनी देखती है कि टैक्स रेट बहुत हाई है, तो वो क्या करती है, अपनी प्रॉफिट को कम दिखाती है और डिविडेंड कम पे करती है। तो याद रखिएगा, मोर टैक्स लेस डिविडेंड पेमेंट। टैक्स कम है कोई बात नहीं, आई विल पे मोर डिविडेंड। तो लेस टैक्स मोर डिविडेंड, वाइस वर्सा, यानी मोर टैक्स लेस डिविडेंड। नेक्स्ट, एसेस टू मार्केट। एसेस का मतलब अप्रोच का मतलब कंपनी कितनी जल्दी मार्केट में जा सकती है, कितनी जल्दी मार्केट में उसका अप्रोच है, कितना बेहतर ढंग से मार्केट में वो कंपनी अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। इफ कंपनी इज गुड इन मार्केट, तो जब भी उसको पैसे की जरूरत पड़ी वो मार्केट में जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में वो ज्यादा डिविडेंड पे कर देती है। अच्छा याद रखिएगा, मार्केट इसके हिसाब से भी काफी रिएक्ट करती है कि आप डिसीजन कैसा पे कर रहे हैं। तो देखिए स्टॉक मार्केट रिएक्शन, ये 11th पॉइंट मैंने दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या डिक्लेरेशन एंड इंपैक्ट पॉजिटिवली। ज्यादा अगर हमने ज्यादा डिविडेंड पे कर दिया तो मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है ये अच्छी कंडीशंस में है कंपनी और स्टॉक मार्केट उसके फेवर में चला जाता है पॉजिटिवली। तो देखिए वहां पे लिखा हुआ ना स्टॉक मार्केट रिएक्शन। तो स्टॉक मार्केट में अगर हमने डिक्लेयर किया तो आगे बढ़ गया शेयर प्राइस, लेकिन डिक्लेयर हम कम करते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्ट प्राइस पे नहीं पड़ता। उसी तरह यहाँ कैपिटल मार्केट का एसेस दिया हुआ है। कंपनी इजीली कैपिटल मार्केट में जा सकती है, एसेस कर सकती है तो पैसा बांट देगी, लेकिन उसके पास पैसे की जरूरत है, मार्केट से पैसा उठाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसी कंडीशन में कंपनी रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा चाहती है और डिविडेंड कम पे करेगी, रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा बचा के रखेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने पैसे का इस्तेमाल करेगी, न कि मार्केट में जाके। लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, ये दोनों पॉइंट को समझिएगा। कानूनी तरह की रिस्ट्रिक्शंस, सरकार ने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है, आप इससे ज्यादा पे नहीं कर सकते, या फिर आपको यहां पैसा लगाना है, या फिर आपके ऊपर कोई लीगल तरीके की ऐसी बॉन्डिंग हो जाए जिसकी वजह से आप डिविडेंड पेमेंट करने से पहले बहुत कुछ सोचते हैं। तो सरकार के द्वारा लिया गया लीगल रिस्ट्रिक्शंस, सरकार ने बोल दिया डिविडेंड आप कैसे पे करोगे, आपके ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस है तो आप कम डिविडेंड पे करोगे। सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी है तो आप ज्यादा पे करोगे। उसी तरह अगर मैं किसी प्राइवेट पार्टी से या फिर और भी लोगों के साथ जिसके साथ काम कर रहा हूं उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो भी बहुत सारी लिमिटेशंस लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स यानी लिमिटेशंस। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे लिमिट कर दिया गया कि हम बहुत ज्यादा डिसीजन नहीं ले सकते डिविडेंड पे करने का, तो हम लोग क्या करेंगे, कम डिविडेंड पे करेंगे। लेकिन वही ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो हम अपनी मर्जी से डिविडेंड पे कर सकते हैं। एंड लास्ट स्टॉक मार्केट रिएक्शन, ये हमने अभी डिस्कस किया है कि स्टॉक मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो आई थिंक ये डिविडेंड डिसीजन हो गया। यहां खत्म होता है 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन। कौन कौन सा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसको कैपिटल बस्टिंग भी बोलते हैं, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन जिसमें ओनर्स फंड और बोरोड फंड की बात किए थे, और तीसरा डिविडेंड डिसीजन जिसमें हम लोग रिटेन्ड अर्निंग और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात किए थे। ये सब क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, वह है फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए बच्चों, मिलता जुलता वर्ड है पर है डिफरेंट। कैसे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और फाइनेंशियल प्लानिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट है। फाइनेंशियल प्लानिंग अपने आप हो जाएगा अगर आपने ढंग से फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। कैसे है इसको समझते हैं। याद करिएगा, हम फाइनेंशियल प्लानिंग में ये डिसाइड करते हैं कि आगे फ्यूचर में हम कितना पैसा स्पेंड करेंगे, यानी यहां यूटिलाइजेशन की बात हो रही है, याद रखिएगा, और किस चीज पे
किस चीज पे, ठीक है, कितना पैसा चाहिए, उस पैसे को कहां यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, कितना पैसा चाहिए, फाइनेंसिंग डिसीजन, कितना पैसा, देखो यहां पे हमने उल्टा बोल दिया था, हाउ मच टू स्पेंड, कितना पैसा चाहिए हमको भविष्य में, उसके लिए हम पैसे की व्यवस्था करें, फाइनेंसिंग डिसीजन, उस पैसे का इस्तेमाल कहां करें, कहां उसको खर्च करें, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लेकिन कहीं डिविडेंड डिसीजन की बात नहीं हुई है इसमें, कहीं डिविडेंड डिसीजन की बात नहीं हुई है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो नहीं है लेकिन उसका पार्ट है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि हमको कितने पैसे की आवश्यकता है और उस पैसे को कहां हम लोग स्पेंड करेंगे। तो दो चीजें, सोर्सेज ऑफ फंड, पैसा कहां से आएगा, दूसरा पैसा कहां से हम लोग जो आएगा उसको यूज कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के मेन मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के दो मेजर मकसद हैं। एक, जब भी जरूरत हो मेरे पास पैसा हो, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस व्हेनेवर रिक्वायर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब भी पैसे की जरूरत हो। देखो कंपनी में हमेशा पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या हर समय पैसा रहता है, ये डिपेंड करता है आपके प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग पे। अगर आपने ढंग से फाइनेंशियल प्लानिंग किया हुआ है तो यस, आपके पैसे की जब भी जरूरत होगी अवेलेबल होगा, नहीं किया है तो नहीं होगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका मकसद ये है कि हमारे पास जब भी जरूरत हो पैसा मौजूद हो। और तीसरा, बेमतलब का अननेसेसरली पैसा हम ना इकट्ठा करें। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा कैपिटल अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो वो बोझ बन जाता है। आपने बिना मतलब के मार्केट से ढेर सारा कर्जा ले रखा है, वो भी बोझ है। आपने पैसा बचा के रखा हुआ है, यूज नहीं कर रहे हैं, वो भी बोझ है। तो कहीं ना कहीं अननेसेसरली आपके पास फंड बहुत ज्यादा है तो वो आपके कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का काम है कि आपके फंड को, पैसे को बेटर तरीके से यूज करें, बेटर यूटिलाइजेशन हो और बेमतलब का अननेसेसरी हम पैसा न इकट्ठा करें। तो दो मेजर ऑब्जेक्टिव, जब पैसे की जरूरत हो पैसा हो और जो भी पैसा मेरे पास है उसका यूज करें, बेमतलब का अननेसेसरली हम पैसा न इकट्ठा करें। दीज आर द टू मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों इंपॉर्टेंट भाई, अभी तो मैंने सारी चीजें बताई हैं आप लोग को, उस चीजों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि मेरा पैसा कितना होगा और कहां यूज करेंगे, यानी हम कहीं ना कहीं फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो हमारे फ्यूचर में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं। फ्यूचर में हमारे पास बहुत सारे शॉक्स आ सकते हैं। शॉक्स यानी बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे लिए अनवांटेड है या हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम्स ला सकती हैं। शॉक्स, सरप्राइजेस, ये दोनों हो सकते हैं, अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं। सरप्राइजेस हैं, अगर अपॉर्चुनिटी लेके सरप्राइज आ गई तो उसका फायदा भी उठाना है। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग सही से किया है, ढंग से किया है, बेहतर ढंग से किया है तो आप इन सरप्राइजेस का फायदा उठाएंगे, इन शॉक से अपने आप को बचा लेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग टू अवॉइड बचना है किससे, शॉक्स एंड सरप्राइजेस से। क्लियर है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस। अच्छा, यहां फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पार्ट ए में है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां ऑपरेशंस में जो फंक्शंस हैं जैसे सेल्स है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और ये सब फर्म में काम कर रहे हैं। इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन भी तो होना चाहिए। इनके बीच में अगर बेहतर तालमेल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है तो दे विल नॉट परफॉर्म बेटर, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जरूरी है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह से करें कि वो सब डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट अच्छे से कर पाएं, ये सब आपस में जितने भी फंक्शंस हैं इन सब के बीच में तालमेल बेहतर हो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए। नेक्स्ट, पैसे का जो यूटिलाइजेशन है, इस टॉपिक को हमने आपको अच्छे से बताया है कि मेरे पास जो भी पैसा है उसका यूटिलाइजेशन, उसका यूज हम ढंग से करें ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फंक्शनिंग ज्यादा स्मूथ हो पाए। नेक्स्ट, लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अच्छा ये बताइए, फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, अच्छा प्लान होता ही फ्यूचर के लिए है, आपको पता है प्लान होता ही फ्यूचर के लिए। आपने प्लानिंग चैप्टर में पढ़ा होता है थिंकिंग इन एडवांस, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में हमको कुछ करना है तो उसके लिए आज ही तो हम तैयारी करेंगे, पैसे की व्यवस्था करेंगे और सोचेंगे कैसे काम करना है। तो आज और कल यानी फ्यूचर, टुडे एंड टुमारो, या फिर जो फ्यूचर है हमारा उसके बीच में ये फाइनेंशियल प्लानिंग एक लिंक की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हमको जो पाना है उसके लिए आज ही प्लानिंग करनी है और पैसे की व्यवस्था करनी है। तो उन दोनों को लिंक कौन कर रहा है? फाइनेंशियल प्लानिंग।
और उसमें जो दो मेजर डिसीजंस हैं कौन कौन से, इन्वेस्टिंग डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग मतलब कहां यूज करेंगे, फाइनेंसिंग मतलब कहां से पैसा लाएंगे। तो इन दोनों के बीच में लिंक हो रहा है एंड फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच में भी लिंक हो रहा है। तो ये लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन कौन कर रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुड अच्छे तरीके से हम फाइनेंशियल प्लानिंग करें। लास्ट, इवैल्यूएट द एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर। जो हमारा परफॉर्मेंस होने वाला है, करने वाले हैं, उसको पहले से ही समझ लो, जान लो, अनुमान लगा लो, इवैल्यूएट कर लो, ताकि आपकी कंपनी में वर्किंग स्मूथ हो सके। और इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। यहां हम लोगों ने इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट कवर किया है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने आपको बताने का वादा किया था, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसके जो फैक्टर्स हैं और जो वर्किंग कैपिटल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हमारी कंपनी में कैपिटल दो जगह से आता है, एक डेब्ट यानी कर्ज से, दूसरा इक्विटी से। अच्छा, आपने रेशियो एनालिसिस चैप्टर में भी पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेप्थ अपॉन इक्विटी। हम लोग रेशियो एनालिसिस जब अकाउंटेंसी का वीडियो बनाएंगे रेशियो एनालिसिस पे तो डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पूरे कैपिटल में कितना डेप्थ और कितना इक्विटी है, इसका प्रोपोर्शन हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। इसका प्रोपोर्शन हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन उसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है फाइनेंशियल लीवरेज। लीवरेज का मतलब आप कह सकते हैं फ्रीनेस, आप कितने इजीली तरीके से अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंपनी में अगर ज्यादा डेप्थ है तो आप पैसे को यूज करने से पहले बहुत बार सोचेंगे, लेकिन इक्विटी ज्यादा है तो आपको पता है ये मालिक का पैसा है, आप अपनी मर्जी से ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या बता रहा है, ये कंपेयर कर रहा है इसको डेप्थ और इक्विटी को, और ये क्या बता रहा है, ये रेशियो बता रहा है कि कितना मेरा डेप्थ और इक्विटी है, कितना डेप्थ और कितना इक्विटी है कैपिटल स्ट्रक्चर, और कंपेयर कर रहा है कि मेरे डेप्थ और इक्विटी में कितना परसेंट मेरा डेप्थ है इक्विटी के अकॉर्डिंगली, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। लीवरेज का मतलब कितना फ्रीनेस है आपके पास, आराम से कितना जल्दी आप पैसे का इस्तेमाल कर पाते हैं। वो सिर्फ ये बताएगा कितना डेप्थ कितना इक्विटी। ये क्या बता रहा है कि आपका जो फ्रीनेस है, जो आपका डेप्थ है, वो कितना परसेंट है इक्विटी का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज। लास्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के क्या क्या फीचर्स हैं, फैक्टर्स हैं, और वर्किंग कैपिटल के दो टॉपिक बचा हुआ है। आई होप अभी तक इस चैप्टर में काफी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, आपको लगता है कि आपको दोस्तों को इस वीडियो से फायदा होगा बोर्ड्स में तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।